खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। पूरी गोदी मीडिया, जिनको चम्मच और चमची कहा जाता है, वो इस बात में लग चुके हैं कि मोदी सरकार को दोबारा से प्रचंड बहुमत मिल रहा है। और ऐसा वैसा बहुमत नहीं, एकदम वही जो 400 पार वाला नारा ये 2 महीने पहले लगाते थे, वही नारा ये लोग साबित करने पर भी उतारू हो चुके हैं। आप खुद सोच के देखिए कि पूरे 7 चरण के चुनाव में कभी कहीं ये खबर नहीं आई कि इंडिया गठबंधन और सामने जो मोदी सरकार है या एनडीए गठबंधन है, उन दोनों के बीच मुकाबला ना हो, एक तरफा तौर पे मोदी सरकार दोबारा से सरकार बनाने जा रही हो। ये बात ना किसी मीडिया संगठन ने बोली, ना कभी भाजपा ने बोली, ना संघ ने बोली। मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आखिरी चरण का 1 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही फिर वही जय जयकार शुरू हो गया। मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार। 2-3 चीज़ों को समझेंगे तो ये जो एग्जिट पोल का पूरा खेल है ना, आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, यहाँ की मैक्सिमम सीटों पर जो चुनाव होना था वो आखिरी दिन हुआ है 1 तारीख को। एग्जिट पोल इन्होंने जारी किए हैं 8 बजे। तकरीबन बहुत सारी सीटों पर 8 बजे तक अभी मतदान पूरा नहीं हो पाया, या 8 बजे तक वो मतदान की प्रक्रिया चलती रही, उसके बाद वाइंड अप हुआ था। मगर सोचिए कि इस गोदी मीडिया को या इन चम्मच और चमची को पहले से मालूम चल गया कि पूरे बंगाल में मोदी जी की लहर है। ऐसी प्रचंड लहर है कि पूरे बंगाल के अंदर भाजपा सबसे अग्रणी पार्टी बनेगी। ममता दीदी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस और सीपीआईएम को तो वो किसी रेस में ले ही नहीं रहे। यहाँ तक भी ठीक था, नवीन पटनायक को तो यहाँ तक कह रहे कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा उड़ीसा से, उनको सीटें नहीं मिलेगी, सिर्फ भाजपा ही भाजपा रहेगी, सिर्फ कमल का फूल चलेगा, बाकी सारे फूल गायब हो जाएंगे। ऐसी जो बातें हैं, ये बातें इस बात को साबित करने के लिए सही हैं कि भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर है 161, वो क्यों इस नंबर पर पहुंच चुका है। पत्रकारिता के नाम पर इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये आप इस एग्जिट पोल से और इस पूरे कार्यक्रम से समझ सकते हैं। सोचिए, इनका जो एग्जिट पोल होता है, जो 2-4-5 हज़ार लोगों पर भी सर्वे करके नहीं चलाते हैं, अपने मन मुताबिक या किसी पार्टी के दफ्तर से आए हुए किसी कागज़ को पढ़ देने से होता है, उसी एग्जिट पोल की सच्चाई ये है कि बहुत सारे हालिया चुनावों में ये एग्जिट पोल बुरी तरीके से फेल हुए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये वही गोदी मीडिया है जो दिन रात सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से सवाल पूछता है कि राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं किया, विपक्ष ने ये क्यों नहीं किया, उनकी सरकार थी तो ये क्यों नहीं हुआ। सोचिए, 10 साल से किसी पार्टी की सरकार हो और उसके कामों पर डिस्कशन होने के बजाय, उसके कामों पर सवाल होने के बजाय, गोदी मीडिया के पत्रकार जब इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं, सर आप आम कैसे खाते हैं, सर आप थकते क्यों नहीं हैं, सर आप इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये धूप में इतना काम कैसे कर लेते हैं। इतना गिरता हुआ स्तर इनकी पत्रकारिता को बताने के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी बात, एग्जिट पोल के नतीजों पर, एग्जिट पोल में जो भी आया है वो कितना सच्चा होता है, इसका जवाब मुझे लगता है मैं दूं, इससे अच्छा है कि आप खुद दीजिए। आज तक आपको पूरी ज़िंदगी में कभी किसी मीडिया संस्थान की तरफ से एक भी कॉल आया है कि आप बताइए कि आपने वोट किसको दिया, आप बताइए कि आपने किस पार्टी के हक में बात करी है, आप बताइए कि आपने चुनावी पैटर्न कैसे था। कभी किसी आदमी को, मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी आदमी को इस तरीके का फ़ोन नहीं आया होगा। तो ये एग्जिट पोल का सोर्स क्या रहता है, बिना सोर्स के कि ऑफिस में बैठे कि एक आदमी के पास एक कलम मिली, एक कॉपी मिली, बस उसके दिल किया जैसे वैसे लिख दिया उसने, नहीं इस बार मोदी जी को ज़्यादा देंगे, लीजिए मोदी जी इतनी सीटें, राहुल गांधी तुमसे मैं गुस्सा हूँ, तुमने मुझे चम्मच बोला था इसलिए मैं तुमको कम सीटें दे रहा हूँ। ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता ने इस पत्रकारिता की नैया को एकदम डुबो दिया है। जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था, उस चौथे स्तंभ में इतना इन्होंने डैमेज किया है कि वो किसी भी टाइम स्तंभ भी गिरेगा और ऊपर की पूरी बिल्डिंग को भी गिरा देगा। इसमें भी एक पहलू आप लोग सोचते होंगे कि मुसलमान जो वन साइडेड तौर पे सत्ता के खिलाफ खड़ा है, सत्ता को हराने के लिए वोट कर रहा है, बिल्कुल साइलेंट होकर
भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति तय करता है, वो मुसलमानों का इस पूरे प्रकरण में हाल ये हो जाता है कि मुसलमान अचानक से जब इन एग्ज़िट पोल को देखता है तो एकदम निराशा में डूब जाता है कि यार हम लोग तो इतनी मेहनत की है, मतलब राजनीतिक तौर पे इतना अवेयर हुए, लोगों को इतना मोटिवेट किए, इसके बावजूद यही नतीजा। इसके साथ ही मुसलमानों के साथ ही यही सेम चीज़ विपक्ष के साथ भी होती है। विपक्ष बहुत मोटिवेटेड रहता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर जैसे ही इन एग्जिट पोल को सोचिए, वही विपक्ष जो मीडिया का, इस गोदी मीडिया का बहिष्कार करता है, मगर जब यही गोदी मीडिया एग्जिट पोल देता है तो इसी गोदी मीडिया पर यकीन करके कहता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे विपक्ष हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को इन मुद्दों पर सोचने विचारने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि जिसके बहकावे में या जिसकी बात को सुनकर आप परेशान हो रहे हैं, जिसकी बात को टेंशन लेकर आप इतना हैं, वो पूरी तरीके से बिक चुका है। उसने सत्ता पक्ष के पैरों को चाटना ही अपना धर्म बना रखा है। आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिसने पूरे 10 साल में सरकार से एक सवाल ना पूछा हो, जनता के किसी एक मुद्दे पर बात नहीं की हो, आपके मुद्दों पर, आपके उत्पीड़न पर, प्रताड़ना पर एक बार भी आवाज़ ना उठाई हो, वो एग्जिट पोल अच्छा दे देगा, वो आपके हक में दे देगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। सोचिए, मुसलमानों के घरों पर, कारोबार पर बुलडोजर चलता रहा, यही ज़ॉम्बी मीडिया उन बुलडोजर के ऊपर चढ़ चढ़ के ब्रेकिंग न्यूज़ करके मुसलमानों के उन मातम को लाइव चलाता है। जब लिंचिंग के केस होते हैं मुसलमानों को, कभी गाय के नाम पे, कभी मुसलमान होने के नाम पे, कभी दाढ़ी रखने के नाम पे, कभी मदरसे का छात्र होने के नाम पर भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, तो उस लिंचिंग में भी ये कोई दूसरा एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनमें से अधिकतर मीडिया के लोग वही हैं जो उस आरोप में या उस भीड़ द्वारा मारे जाने के बाद उसी आदमी को विक्टिम बना देते हैं। सोचिए कितना बड़ा अलमिया है। मुसलमानों के साथ दुश्मनी के मामले में, या मुसलमानों को बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में फेंक देने के मामले में खाली भाजपा और उनके जो चिंटू पिंटू हैं वही आगे नहीं है, उनसे भी 10 कदम आगे ये मीडिया पहुंचा हुआ है। मुस्लिम विरोधी खबरें चलाना, किसी भी खबर में अगर कोई आरोप भी लगता है तत्काल मुसलमानों को आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे देना, भाजपा वालों से तेज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वीज़ा मुहैया करवा देना, ये गोदी मीडिया करती आ रही है। आप उस गोदी मीडिया से मुसलमान या विपक्ष के लोग उम्मीद करते हैं कि वो आपके मुद्दों पर बात करेंगे और फेयर इलेक्शन की बात करेंगे? तो मुझे लगता है इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 4 तारीख के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे कि लोगों ने किसको चुना है आखिर। उन्हें भाजपा पसंद है, कांग्रेस पसंद है, या इंडिया अलायंस पसंद है, क्या पसंद है? एक चीज़ मानकर चलिएगा कि अगर इस चुनाव के चुनावी पैटर्न को आपने पहले फेज़ से लेकर आखिरी फेज़ तक देखा हो तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि इस चुनाव के अंदर इवन कि जो भाजपा का मतदाता है वो भी बहुत नाराज़ था अपने लोकल मुद्दों पर, अपने सांसद से बहुत नाराज़ था। उसके काम नहीं हुए, उसको परेशानी है महंगाई से, उसे परेशानी है पेट्रोल के बढ़े हुए दाम से, मगर फिर भी मोदी जी के नाम पर उसने वोट किया है। कुछ जगह पर तो वोटर साइलेंट चला गया, कह रहा है कि मैं वोट ही नहीं करूँगा, ना आपको करूँगा ना किसी और को करूँगा। और यही बड़ी वजह थी जो भाजपा को परेशान करती रही आखिरी टाइम तक। ऐसे मामले में जब ऐसा माहौल था, ऐसे में भी जब लग रहा है, या जो चुनावी पैटर्न को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाजपा को मैक्सिमम जो सीटें मिलेंगी वो सीटें उनके गठबंधन के साथ 260-270 होंगी। अगर इसके बावजूद भाजपा को 400 सीटें मिलती हैं तो यकीन मानिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो पूरे सरकारी तंत्र को, चुनाव आयोग को, जिसे चुनाव आयोग भी लोग कहते हैं, उसकी तरफ से इस मामले में हेरफेर की गई है या गड़बड़ी की गई है, या मतदान के दिन इस मामले में गड़बड़ी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या फिर लोगों का दिमाग अभी भी मुस्लिम विरोध में, एक पूरा ग्रुप
एक पूरी अच्छी खासी गिनती हिंदुस्तान की आज भी सिर्फ मुसलमानों के मरने पर, उनके कटने पर, उनकी चूड़ी टाइट करने पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलने पर, उनके कारोबार तबाह होने का आनंद लेने के लिए किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। ऐसे लोगों का शायद मुझे लगता है कि ना आपके पास कोई इलाज है ना मेरे पास है। अगर किसी एक पूरे समूह को मुसलमानों का खून देखकर और उसी के लिए वोट करने को देखकर बहुत मज़ा आने लगा है, कि उनको लगता है कि चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मेरा घर लूट जाए, मगर मुझे इस आनंद को नहीं छोड़ना है, तो आप इसमें क्या कर लेंगे। अगर कोई एक 30-32% जो भी लोग हैं वो सिर्फ इसलिए, उनमें से अधिकतर आबादी वोट करती है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, मुसलमानों को एनआरसी करके देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के कारोबार तबाह कर दिए गए, मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया। इस आनंद में ही वो सरकार को, अगर इस सत्ताधारी सरकार को वोट दे रहे हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। फिर चाहे आप 400 पार जाइए, 500 पार जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर अगर सीरियस तरीके से आप सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला 4 तारीख के रिजल्ट से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, उसके क्या वजह रही, ये सब चीज़ें भी आपको उस दिन जाहिर हो जाएंगी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।